नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और काफ़ी अहम फैसले पर गहराई से बात करेंगे। वाक़या आफरीन नाबालिग बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जी नमस्कार। ये मामला मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 ए के तहत मुआवजे के दावों से जुड़ा है। हाँ, और इसमें एक बड़ा पेचीदा सवाल उठ गया है, खासकर उस स्थिति में जब पीड़ित मतलब मुआवजा मांगने वाला वाहन मालिक का ही उत्तराधिकारी हो। बिल्कुल, और ये चर्चा खासतौर पर हमारे साथी अधिवक्ताओं और विधि छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ, हम मामले के तथ्य, कानूनी मुद्दे, दलीलें, जजों की टिप्पणियां और फैसले के असर, इन सब पर फोकस करेंगे और जो दूसरे केसेस इसमें रेफर हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये केस धारा 163 ए की व्याख्या और खासकर ये जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी का सिद्धांत है उसके दायरे पर बुनियादी सवाल खड़े करता है। तो पहले तथ्यों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो याचिकाकर्ता एक नाबालिग बच्ची है। एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। अच्छा। हुआ ये कि गाड़ी का टायर फट गया, गाड़ी बेकाबू हुई और एक इमारत से टकरा गई और पिता ही गाड़ी के मालिक थे। तो बच्ची ने अपनी चाची के जरिए MACT यानी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कटक के सामने दावा दायर किया धारा 163 ए के तहत। हाँ, और MACT ने दावा स्वीकार भी कर लिया। कितना मुआवजा तय किया था MACT ने? मां की मृत्यु के लिए करीब 4,08,000 और पिता जो मालिक थे उनकी मृत्यु के लिए लगभग 4,53,000 रुपए। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाँ, हाई कोर्ट ने दावा याचिकाएं खारिज कर दी। उनका तर्क था कि मृत व्यक्ति यानी पिता जो मालिक थे उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए याचिकाएं सुनने लायक ही नहीं है। ये तो अजीब तर्क है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी माना कि बीमा पॉलिसी वैलिड थी और ड्राइवर के पास लाइसेंस भी था। जी, तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सबसे पहले कोर्ट ने हाई कोर्ट के इसी तर्क को देखा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 155 है। हाँ, धारा 155 वो तो साफ कहती है कि बीमा धारक की मृत्यु के बाद भी दावे का कारण बना रहता है। दावा बीमा कंपनी के खिलाफ चलाया जा सकता है। बिल्कुल, तो हाई कोर्ट का यह आधार तो टिकने योग्य नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सही कहा। लेकिन फिर असली और ज्यादा बड़ा कानूनी सवाल सामने आया। वही सवाल कि क्या वाहन मालिक की बेटी जो अकेली वारिस है वो अपने पिता यानी मालिक की ही मृत्यु के लिए धारा 163 ए के तहत मुआवजा मांग सकती है? जी हाँ, यही मुख्य मुद्दा था। और बीमा कंपनी की दलील क्या थी? बीमा कंपनी ने कहा कि वारिस होने के नाते बच्ची मालिक की संपत्ति की उत्तराधिकारी है और देनदारी भी उसी संपत्ति पर आती है। अच्छा। तो उनका कहना था कि वो मुआवजा पाने वाली नहीं हो सकती, यानी देनदारी और लाभ वो एक ही व्यक्ति में निहित नहीं हो सकते। एक तरह से आप खुद से मुआवजा नहीं ले सकते। ये तो बीमा कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, पर क्या ये धारा 163 ए पर भी लागू होता है? यही तो सवाल था। कोर्ट ने मां की मृत्यु के दावे को तो स्पष्ट रूप से स्वीकार्य माना, कहा कि MACT का फैसला बहाल होना चाहिए। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, असली मुद्दा पिता यानी मालिक की मृत्यु के मुआवजे को लेकर था। क्या ये पॉलिसी में जो मालिक ड्राइवर के लिए सीमा तय होती है, इस केस में शायद 2 लाख रुपए थी, क्या मुआवजा वहीं तक सीमित रहेगा? या फिर धारा 163 ए के तहत जो पूरी गणना होती है वो लागू होगी? यहीं पर कोर्ट ने पिछले फैसलों का जिक्र किया। हाँ, कई पुराने मामले देखे गए। उनमें क्या कहा गया था? स्थिति थोड़ी उलझी हुई लगती है। देखिए, कुछ फैसले धारा 166 के तहत थे जहां लापरवाही साबित करनी होती है, जैसे धनराज 2004, जुमा साहा 2007, सदानंद मुखी 2009। इनमें क्या था? इनमें आमतौर पर यही कहा गया कि मालिक या बीमित व्यक्ति तीसरा पक्ष नहीं होता और बीमा कंपनी का दायित्व तीसरे पक्ष के प्रति मालिक के दायित्व को कवर करने तक ही सीमित है। अच्छा, और धारा 163 है जो नो फॉल्ट वाली है, उसके तहत भी जैसे रजनी देवी 2008, निंगम्मा 2009 और हाल का राम खिलाड़ी 2020 मामला, इनमें भी कमोबेश यही माना गया कि मालिक या उसका प्रतिनिधि, क्योंकि वो तीसरा पक्ष नहीं है, तो वो धारा 163 ए के तहत दावा नहीं कर सकता, भले ही इसमें गलती साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्या इन फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं था? मैंने पढ़ा था कि निंगम्मा में कुछ अलग संकेत भी थे। हाँ बिल्कुल, सदानंद मुखी और निंगम्मा में कुछ विरोधाभासी बातें भी थीं और मीना वरियाल 2007 ने भी माना था कि धारा 163 ए लापरवाही साबित करने की मुश्किलों को देखते हुए लाई गई थी, तो एक स्पष्टता नहीं थी। यानी पिछले फैसलों में एक राय नहीं बन पा रही थी कि मालिक बीमित व्यक्ति के दावे पर धारा 163 ए लागू होगी या नहीं। जी,
और यहीं पर जो मौजूदा बेंच थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की, उन्होंने धारा 163A के नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज पर बहुत जोर दिया। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज मतलब वो हिस्सा जो कहता है कि ये धारा बाकी सब पर हावी होगी। बिल्कुल, जो कहता है कि इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान या किसी अन्य कानून या यहाँ तक कि किसी कानूनी बल रखने वाले दस्तावेज जैसे बीमा पॉलिसी में कुछ भी लिखा हो, उसके बावजूद ये धारा लागू होगी। ये तो बहुत मजबूत भाषा है। जी, कोर्ट का प्रथम दृष्टया मानना था कि ये क्लॉज धारा 163A को बहुत व्यापक बनाता है। बेंच का विचार था कि ये धारा मालिक या बीमाकर्ता दोनों को उत्तरदायी बनाती है और ये सिर्फ तीसरे पक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी दावे पर लागू होती है। और इसमें लापरवाही साबित करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो अगर ये व्याख्या सही है तो धारा 163A मालिक ड्राइवर के दावों को भी कवर करेगी और ये धारा 147, 149 के वैधानिक दायित्व या पॉलिसी की शर्तों जैसे मालिक ड्राइवर कवर की सीमा, इन सब पर हावी हो जाएगी। इसे एक तरह से सामाजिक सुरक्षा उपाय की तरह देखा गया। जी, बढ़ती दुर्घटनाओं और लापरवाही साबित करने की मुश्किलों को देखते हुए तो ये बेंच पिछली 2 न्यायाधीशों की बेंचों के उन निष्कर्षों से असहमत दिखी जिन्होंने धारा 183A को केवल तीसरे पक्ष के जोखिमों तक सीमित रखा था। भले ही यह धारा तीसरे पक्ष के जोखिमों के बीमा वाले अध्याय में आती है। हाँ, बेंच का मानना था कि नॉन ऑब्स्टैंटिन क्लॉज इसे उस सीमा से आगे ले जाता है, इसीलिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 183A के तहत मालिक बीमित व्यक्ति के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व क्या है, और इस पर 2 न्यायाधीशों की बेंचों के अलग-अलग विचार रहे हैं। तो कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को भेजना ही सही सोचा। जी, कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले को एक आधिकारिक व्यवस्था के लिए, मतलब एक फाइनल रूलिंग के लिए बड़ी बेंच के सामने रखा जाए। रजिस्ट्री को इसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि धारा 163A का असली दायरा क्या है, खासकर जब दावा मालिक या उसके वारिसों द्वारा किया जाता है। ये सवाल अभी भी अनिश्चित है और अब इस पर एक बड़ी बेंच विचार करेगी। ये मोटर दुर्घटना मुआवजा कानून के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। निश्चित रूप से हमारे साथी अधिवक्ताओं और विधि छात्रों के लिए इस मामले पर आगे नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बड़ी बेंच का जो भी फैसला आएगा वो न केवल धारा 163A के तहत दावों को, बल्कि बीमा कंपनियों के दायित्व और नो फॉल्ट लायबिलिटी की पूरी अवधारणा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए बड़ी बेंच ये मान लेती है कि धारा 163A मालिक बीमित व्यक्ति को भी पूरी तरह कवर करती है, तो इसका बीमा प्रीमियम पर क्या असर पड़ेगा और दावा दायर करने की रणनीतियों पर, मतलब वकील 163A चुनेंगे या 166? और सबसे दिलचस्प, उस स्थिति में नो फॉल्ट दायित्व की अवधारणा कैसे काम करेगी, जहां पीड़ित व्यक्ति ही संभावित जिम्मेदार पक्ष यानी मालिक की संपत्ति का वारिस भी है। ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। देखते हैं बड़ी बेंच क्या निर्णय लेती है। अगली चर्चा तक नमस्कार। नमस्कार।